बात जंगलों में लगी आग की करेंगे। सबसे पहले खबर पिथौरागढ़ से। यहां पर कनाली छीना ब्लॉक के जंगलों में आग लगी हुई। पनखोली इलाके में जंगल में आग लगी हुई और गांव तक ये जंगल की आग पहुंच गई है। यही खतरे की सबसे बड़ी बात है कि गांव तक जंगलों की आग पहुंच गई है और आग में 2 युवकों के झुलसने की भी खबर है। ये वो लोग हैं जो आग को बुझाने में लगे हुए थे, प्रयास कर रहे थे। 2 युवक भी झुलस गए हैं। पनखोली इलाके में आग लगी हुई है। बहुत बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आपको दे रहे हैं। जंगलों में आग लगना सामान्य घटना नहीं है। योगेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, फायर सीजन नहीं है, जंगलों में स्वतः आग नहीं लगी है, इतनी गर्मी नहीं है, आग कौन लगा रहा है? दूसरा, इस वक्त क्या आग पर काबू पाया जा सका है या फिर नहीं? राजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कनाली छीना विकासखंड के पनखोली गांव में जंगल में लगी आग पनखोली ग्राम पंचायत के गांव तक पहुंच गई, जिसको बुझाने में लगे गांव के लोगों में 2 युवक झुलस से इस मामले को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह कि जो वन विभाग में सबसे बड़ा एक स्थिति ये है कि कोरोना काल के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था तो जंगलों में इतनी आग नहीं लगी थी, परंतु इस बार जितने भी जनपद की बात हम करें तो हर जगह पे आग की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। और ये सामान्य तौर पर गांव तक जब आग पहुंची तो इससे लोगों में एक तो भय का वातावरण बना। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि वन विभाग में इस तरीके के संसाधन मौजूद नहीं है जिससे आग पे काबू पाया जा सके। और इस तरीके के दूरस्थ ये क्षेत्र है कि जहाँ पे अगर वन विभाग को सूचित भी किया जाता है तो टाइम से वहाँ पे मौके पे वन विभाग की टीम नहीं पहुंच पाती, इसलिए मजबूरी में गाँव वालों को अपने बचाव के लिए आगों को बुझाने के लिए जूझना पड़ता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसमें कोई शक नहीं। योगेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सवाल ये है कि क्या इन तस्वीरों को प्रशासन देख रहा है? अगर प्रशासन नहीं देख रहा है तो हम लगातार इन तस्वीरों को दिखाएंगे। प्रशासन तक इस तस्वीर को पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे ताकि इस तपन को वो महसूस कर सकें जो जंगल जल रहे हैं, जो वन संपदा जल रही है, जो जंगली जीव मर रहे हैं। और दूसरा सवाल ये कि क्या एक सख्त कानून की आवश्यकता नहीं है? ये कानून उन लोगों के लिए जो लगातार जंगलों को जला रहे हैं, जंगलों में आग लगा रहे हैं। एक ऐसा कानून बने ताकि कोई आगे से सोचे आग लगाने की, क्योंकि खुद वन विभाग के अधिकारी इस बात को मान रहे हैं कि ये फायर सीजन नहीं है, जंगलों में खुद ही आग नहीं लगती है इस सीजन में। यह आग मानवीय घटना है, इंसानों द्वारा लगाई गई आग है। तो इंसान ही आज प्रकृति का विरोधी बन गया है, प्रकृति को तबाह करने में जुटा हुआ है। वो प्रकृति जो इंसान को बचाती है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए कि घरों के कितने पास तक ये आग पहुंच गई है। ये आग जो इंसान द्वारा लगाई गई है वो इंसान को ही जला देने के लिए आतुर है, इंसान को ही जला देगी। ये समझने की आवश्यकता है। पिथौरागढ़ की एक तस्वीर आपने देखी। बड़कोट में भी हालात जुदा नहीं है। यहां पर भी जंगलों में आग लगी हुई। यहां पर पौंटी गांव में जंगल में आग लगी हुई है और आग की वजह से पशुपालकों की 3 छप्पर जलकर खाक हो गए। इसको छानियां भी वहां पर कहते हैं। तो 3 छानियां ये जलकर खाक हो गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के वाहन मौके पर पहुंचे और बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो माफ कीजिएगा, फायर ब्रिगेड को सूचित जरूर किया गया, लेकिन ये कहा गया कि वहां सड़क है नहीं। तो ऐसे में मुश्किलें इसलिए भी हो रही हैं। नितिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, 3 छप्परों में या छानियों में आग लगी हुई, क्या वो बुझ पाए या नहीं बुझ पाए? और वहां के जंगलों का आलम क्या, क्या वहां भी जंगलों में आग लगी हुई है या नहीं? देखिए राजेश, की जिस तरीके से गर्मी का जो है सितम बढ़ गया है वो हम देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। अगर अकेले अभय यमुना वन प्रभाग की बात करूं तो जो 3 रेंज हैं, खासकर जो रवाई रेंज है, मुगलसुंती रेंज है और नौगांव रेंज है, इनके जो अलग अलग जो पीटे हैं वहाँ पे जो आग है, जंगल की आग है, वो लगातार अपना विकराल रूप लेते रह रही है। अभी अगर मैं वर्तमान हालातों की अगर बात करूँ तो इसमें नौगांव रेंज है, नौगांव रेंज का पौंटी गाँव और ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास में आग लगी हुई है। इसके अतिरिक्त अगर मैं रवाई रेंज की अगर बात करूं तो राड़ी घाटी, नंदगांव, ऐसे तमाम जितने भी अगर मैं जगह का नाम बताऊं शायद ये कम से कम पड़ जाएंगे। लेकिन राजीव, इसमें सबसे बड़ी घटना जो होती है वो जैसे सड़कों के किनारे, फिर मेन हाईवे के किनारे जंगलों में जब आग लगी रहती है, अचानक से पत्थर जो है, जंगल की आग से पत्थर जो खिसकते हैं वो सीधे सड़कों पर आ जाता है। यानी कि हादसे का सबसे बड़ा कारण ये भी बनता है। पिछले दिनों हमने देखा कि ऐसी घटनाएं सामने भी आई थी। और अभी जो ये जो घटना है जिसमें 3 छानियां जलकर पूरी तरीके से राख हो गई है। ये जो जंगल है, जंगल की जो आग है, सिविल क्षेत्र है, लोगों की जो अपनी भूमि है, वहां तक आग पहुंच गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात राजीव ये है कि जब सिविल स्वयं क्षेत्र की जब बात आती है तो इसमें वन विभाग इसमें हाथ खड़े कर देता है कि ये हाथ खड़े हुए। बिल्कुल नितिन, जो आप बात कर रहे हैं कि वन विभाग ने हाथ खड़े किए हुए हैं, बस दावे होते हैं और वो दावे माइक के आगे होते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति बदल नहीं रही। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 3 छानियां आपको बता दें कि वो जगह जहां पर मवेशी रखे होते हैं, वहां मवेशी होते हैं। 3 छानियां जलकर राख हो गए हैं।
तो यमुना वन प्रभाग उस हिस्से के जंगलों में भी आग लगी हुई है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों की, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने हम जा रहे हैं अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें, और आप अंदाजा लगाइए कि उत्तराखंड में जंगल धधक रहे हैं। ये बात खुद वन विभाग मान रहा है कि ये आग स्वतः नहीं लगी है, यानी कि गर्मी की वजह से आग नहीं लगी है, ये आग लगाई गई है, क्योंकि अभी टेम्परेचर इतना नहीं पहुंचा है कि खुद ब खुद जंगल जलने लगे हैं। उन पहाड़ों में विशेषकर आप देखिए उत्तरकाशी की तस्वीरें, सब कुछ जल रहा है। पिथौरागढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, घरों के बिल्कुल पास पहुंच गया है ये। तो तीसरी तस्वीर बड़कोट की है, और बड़कोट के सिर्फ एक हिस्से की, ये पौंट गांव की तस्वीरें हैं, जबकि जो रमाई रेंजेस हैं, नवकोट जो रेंजेस हैं, वहां पर भी आग लगी हुई है। तो स्थितियां बहुत खराब है। स्थितियां ये हैं कि धुएं का गुबार है, धुआं छाया हुआ है पहाड़ों में भी अभी। अब बात नैनीताल की करते हैं। नैनीताल के जंगलों में भी आग लगी हुई है, और यहाँ पर कम से कम फायर विभाग की टीम मौजूद है, और उसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पिछले कुछ दिनों से नैनीताल और उसके आसपास के जंगलों में आग से बड़ा नुकसान हुआ। आग लगने की सूचना जैसे ही फायर विभाग को मिली तो फायर फाइटर्स खुरपा ताल के लिए रवाना हो गए। तो यहाँ पर फायर फाइटर्स पहुंच गए क्योंकि यहाँ पर टीम थी, लेकिन उत्तराखंड के दूरस्थ हिस्सों में विशेषकर उन जंगलों में भी इन फायर फाइटर्स को होना चाहिए जहाँ की संपदा बहुत कीमती है, क्योंकि बड़े जो है कीमती पेड़ पौधे, यहाँ पर जड़ी बूटियां होती हैं, वो सब नष्ट हो रहे हैं, सब तबाह हो रहे हैं इस आग की वजह से। खबर अब रुद्रप्रयाग से, जहां पर केदार घाटी के जंगलों में आग लगी हुई है और आग की चपेट में हरे भरे जंगल आ गए। हालांकि आपको आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने काबू पा लिया। अब आप यहाँ लोगों की मेहनत देखिए, ये बांझ के जंगल तक जल रहे हैं। बांझ के जंगलों में यूं की नमी होती है और आग कम पकड़ती है, कम पहुंचती है, लेकिन उसके बाद भी आप आलम देखिए, बांझ के जंगलों में भी आग लगी हुई है। बांझ के जंगल बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि जहां बांझ के जंगल होते हैं वहां पानी होता है, और स्थितियां हैं कि जहां पानी है, नमी होती, वहां भी आग लग रही है। तो खतरा ये नदियों के लिए भी है, क्योंकि इसका असर सीधा सीधा जल स्तर पर पड़ेगा। बहुत सारी नदियां इन हिस्सों से, इन जंगलों से निकलती हैं, उन पर पड़ेगा। फोटो नहीं, मैं सीधे वीडियो बना। आप देख रहे हैं ऊपर कितनी बहुत तगड़ी आग लगी है। हम सभी का कर्तव्य आग बचाना। आज देख रहे होंगे आप लोग, जो जंगलों पर सख्त कानून बनाए गवर्नमेंट, फॉरेस्ट से मात्र एक आदमी आते हैं। ये कितनी बड़ी लापरवाही। नए लड़कों को भर्ती करो, नए लड़कों को फॉरेस्ट में भर्ती करो, क्योंकि विभाग में कर्मचारी हैं ही नहीं। और जो जंगलों में आग लग रहा है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बात स्थानीय लोग भी मान रहे हैं कि ये आग लोगों के द्वारा ही लगाई जा रही है, और ऐसे में फॉरेस्ट विभाग की जिम्मेदारी है कि नए युवाओं को मौका दिया जाए, उनको भर्ती करवाया जाए और आग पर काबू पाया जा सके। तो बागेश्वर की बात कर रहे थे। 6 वन रेंजेस में आग की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग अलर्ट पर है। लिहाजा जिले का वन महकमा अपने सभी फील्ड कर्मचारियों, फायर वॉचर्स, वन दरोगा समेत सभी टीम में शामिल लोगों को लेकर जंगलों में कॉम्बिंग और सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। यहाँ पर ड्रोन कैमरे से भी यहाँ निगाहें रखी जा रही है। लेकिन सवाल ये कि ये ड्रोन कैमरा सिर्फ कुछ जगहों पर क्यों? इस ड्रोन कैमरे से क्या बाकी तस्वीरें नहीं दिख रही हैं जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं? आखिर ये ड्रोन कैमरास वहां इस्तेमाल क्यों नहीं किए जा रहे हैं? ये फायर वॉचर्स वहां तैनात क्यों नहीं किए जा रहे हैं? उत्तराखंड में जहां पर जंगली जो हिस्सा है, जहां पर जंगल संरक्षित रखे गए अभी, वहां पर क्यों नहीं फायर वॉचर्स? आगे का प्लान हमारे जन जागरूकता के रहते हैं, और ये लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि आग ना लगाएं, क्योंकि प्राकृतिक कारण से आग लगना बहुत ही मुश्किल है। ये जो भी आग की घटनाएं हो रही हैं ये मानवीय ही हैं। अभी तो फिलहाल हमारा पहला टारगेट यही है कि इस आग को बुझाया जाए, और दूसरा ड्रोन की भी तैयारी चल रही है, ताकि ड्रोन से भी पेट्रोलिंग अगर होगी तो उससे लोगों में भय रहेगा, स्पेशली आग लगाने वालों के लिए, कि वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो इससे वो आग नहीं लगाएंगे। तो जंगल धधक रहे हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं क्षेत्र तक अधिकतर क्षेत्र आग की चपेट में। उत्तराखंड के पहाड़ों में आग से हाहाकार मचा हुआ। जंगलों में मचा आग का तांडव पूरी तरह से वन विभाग की तैयारियों की भी पोल खोल रहा है। लगातार बढ़ रहे आगजनी की घटना से ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई है। वन विभाग उत्तराखंड का कितना तैयार है आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वन विभाग की तैयारियां अक्सर गर्मियों में खुलकर सामने आ जाती हैं, लेकिन हैरत में ये बात डालती है कि हर साल यही स्थिति होती है और हर साल तैयारियां नहीं होती हैं। इसका मतलब ये है कि विभाग की जिम्मेदारी किसी को भी दे दी जाए, न विजन है किसी के पास, न काम करने का जज्बा, न कोई काम करने की इच्छा शक्ति रखता है, न करना चाहता है। इस बीच में एक बड़ी खबर, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला, सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के सस्पेंड कर्मचारी अधिकारी बहाल कर दिए गए। ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। इसी
इसलिए है क्योंकि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ा एक्शन लिया था उस वक्त, और अब तीरथ सिंह रावत ने बहुत बड़ा फैसला बहाल कर दिए। वो अधिकारी जो सस्पेंड किए गए थे, सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के सस्पेंड कर्मचारी अधिकारी बहाल कर दिए गए हैं। त्रिवेंद्र रावत के समय में कार्रवाई हुई थी। सचिव दीप्ति सिंह की भी बोर्ड से छुट्टी। बहुत बड़ी खबर इस वक्त, सचिव दीप्ति सिंह की छुट्टी। रुड़की में नारसन बॉर्डर पर कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। दूसरे राज्यों से आए लोगों की बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट न करके सिर्फ पर्ची देकर ही राज्य में एंट्री देने का मामला सामने आया। लोगों का कहना है कि उन्हें बॉर्डर पर टेस्ट कराने के लिए रोका गया था, लेकिन उन्हें जांच केंद्र पर सिर्फ काउंटर पर्ची देकर जाने के लिए कहा गया। अब इसको लेकर कुंभ प्रशासन से शिकायत की के लिए अपन टेस्ट कराने आए थे, उन्होंने पर्ची बनाई लेकिन हमारा टेस्ट नहीं किया। उन्होंने ऐसे टेस्ट पास कर दिया कि आप जाओ चले जाओ। फिर यहाँ पे इन्होंने सर ने रोक लिया, बस रुके हुए सर, वेट कर रहे हैं टेस्ट होगा तो जब बढ़ेंगे आगे। रिपोर्ट कोई नहीं थी, इन्होंने पर्ची बनाई है हमारी, बस एक आपको बता रहा हूँ कि खाली उन्होंने पर्ची बनाई है। उन्होंने बोला टेस्ट करा, हम यहाँ पे जा रहे थे, फिर किसी ने हमसे पर्ची ली और उस पर पास किया है, अब कह रहे जाओ। तो एक तरफ कोरोना के केसेस हरिद्वार में बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये पर्ची सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं। एक तरफ रुड़की की तस्वीर तो दूसरी तरफ अल्मोड़ा में वैक्सीनेशन की समस्या देखने को मिल रही है। यहां अस्पताल में वैक्सीनेशन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में सिर्फ एक जगह पर ही वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को घंटों लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। सरकार की जो पहल है ये बहुत अच्छी है और लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले तो 60 से ऊपर का था, परंतु इस समय जो है 45 से ऊपर है, जिससे यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। मुझे लगता है कि लोगों में उत्साह है, जागरूक हैं लोग और इससे उनको फ़ायदा हो रहा होगा, इसीलिए उत्साहित होकर के वो आ रहे हैं। तो कोरोना का कहर एक तरफ उत्तराखंड में तो दूसरी तरफ मसूरी में आने वाले पर्यटक पुलिस वालों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। ऊंची रस्सों का हवाला देकर पुलिसकर्मियों को धमका रहे हैं, धौंस जमाई जा रही है, जिससे पुलिसकर्मियों का मनोबल टूट रहा है। हालांकि मसूरी में स्थानीय लोग पुलिसकर्मियों के साथ जो बदसलूकी हुई उससे गुस्से में हैं और पुलिस वालों का समर्थन कर रहे हैं। आप लोग और कौन लोग कर रहे हैं? आप लोग बहुत बदतमीजी कर रहे हो भाई। भाई से पूछ रहे मैंने किया तो बता दे। आपके साथ ही तो ज्यादा नहीं, ज्यादा तो भी पता चल जाएगा। हम अपने राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किए हैं, उनके अनुसार ही चालन किए जा रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति के चालन किए जा रहे हैं। फिर कुछ लोग मुद्दा बनाते हैं, लेकिन हमें तो अपना काम करना है, तो हम कर रहे हैं। खबर रुड़की से। नगर निगम के कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। रुड़की से खबर है, सड़क पर अचानक गिरने की वजह से कर्मचारी की मौत हो गई है। ये कर्मचारी रोहित नाम का बताया जा रहा है, सब्जी लेने के लिए गया हुआ था और मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आउटसोर्स पर वाहन चालक के पद पर तैनात था। पुलिस ने अब छानबीन शुरू कर दी है। तो रुड़की से खबर, नगर निगम के कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत और सड़क पर अचानक गिरने की वजह से कर्मचारी की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है शव को और जांच शुरू कर दी। एबीपी गंगा की खबर के बाद हल्द्वानी में प्रशासन हरकत में आया है और एसडीएम ने नगर निगम टीम के साथ ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया है। ये वही जगह है जहां पर 5 दिनों से कूड़े के ढेर में आग लगी हुई है। एबीपी गंगा ने खबर को दिखाया, सवाल पूछे तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम ने आदेश दिया है कि 24 घंटे के बाद कूड़े के ढेर में लगी हुई आग बुझ जानी चाहिए। अब देखो आप सर आ गए तो थोड़ा सा आपकी जागरूक होगा। अगर आप रोज भी ऐसे निगम नहीं देख रहे, निगम देखते फिर वही होगा। अल्मोड़ा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और डॉक्टरों की कमी का मुद्दा लंबे समय से उठ रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस पर तत्परता से काम होता नजर आ रहा है। जिले में 23 नए डॉक्टर मिले हैं जिनकी अलग अलग ब्लॉक में नियुक्ति की जा रही है। इसे कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी, मगर ये कहना मुश्किल है कि डॉक्टरों की कमी से ये बॉन्ड वाले हमारे 17 डॉक्टर्स ने हमारा ज्वाइन कर लिया है और लगभग सभी ब्लॉक में हम लोग डॉक्टर्स दे रहे हैं दूरस्थ क्षेत्रों में। और उसके अलावा महिला चिकित्सालय को भी हमने 2 डॉक्टर्स दिए हुए अभी। तो क्या लगता है इससे हेल्थ सिस्टम में खर्च आने की संभावना है? आशा करते हैं कि व्यवस्था सुधरेगी। हरिद्वार में महाकुंभ की विधिवत शुरुआत हुए 3 दिन होने जा रहे हैं, मगर धर्मनगरी हरिद्वार में अभी भी रौनक नजर नहीं आ रही। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या बेहद कम है।
जहां पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, वहां बहुत कम श्रद्धालु पहुंचे। हरिद्वार में महाकुंभ का आज तीसरा दिन है और इस वक्त मैं हर की पौड़ी पर मौजूद हूं। हरिद्वार में महाकुंभ के लिए जितनी रौनक होनी चाहिए थी वो हर की पौड़ी पर नजर नहीं आ रही है। ये हर की पौड़ी का नज़ारा है। आप पहले थोड़ा सा ये हर की पौड़ी पे जो भीड़ है उसको देख लीजिए किस तरह है। ये अमूमन इस तरह की भीड़ हर रोज होती है। इससे पहले जब कुंभ का आयोजन नहीं हुआ था तब भी इतनी संख्या में लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते थे, लेकिन जब महाकुंभ की बात आती है तो एक आस्था जुड़ जाती है लोगों की और इसीलिए तमाम जो श्रद्धालु हैं माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। लेकिन क्योंकि कुंभ चल रहा है, कुंभ के मद्देनजर भी आप देख रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ नहीं है। वजह कोरोना है। कोरोना की वजह से जिस तरह से तमाम गाइडलाइन बनाई गई हैं, तमाम चीज़ें कही गई हैं, बॉर्डर एरियाज पर जो चेकिंग की जा रही है, उसके अलावा जो श्रद्धालु हवाई मार्ग या रेल के द्वारा आ रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके साथ साथ ही 72 घंटे पुरानी उनसे कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। तो यही वजह है, इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम हुई है। और देश भर में जिस तरह से कोरोना के तमाम मामले बढ़ रहे हैं उसकी वजह वो भी एक वजह है कि तमाम श्रद्धालु जो है इस बार उनके मन में डर है कि वो आखिरकार चेक करा के जाएँ या ना जाएँ। इसी वजह से लोग कम आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हैं। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। क्या स्नान हो गया आपका? हाँ। कहीं चेकिंग वगैरह हुआ था कहीं रास्ते? कुछ नहीं। इस कैसे आए हैं आप? बाइक से। आप कैसे आए हैं? जी अपने बाइक से आए हैं। कहीं चेकिंग हुआ? कुछ नहीं हुआ है तो थोड़ा सा डर सा भी लगता है। तो पहले तो सुना था बहुत भीड़ होती, लेकिन उसके हिसाब से पहले भी कम भीड़ है। आपको पहली बार आए हैं कुंभ में? इससे पहले भी आए थे कभी? नहीं, पहली बार। भीड़ लग रही है आपको यहाँ? नहीं लग रही। कहाँ से आए हैं? बूंदी से। कैसे आए? कहीं चेकिंग वगैरह कुछ हुआ? हाँ चेकिंग हुआ ना। हाँ कहाँ पे? तो पहले जांच कराई है हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। भीड़ लग रही है आपको यहाँ पे? नहीं लग रही भीड़। वो भीड़ नहीं है, श्रद्धालु भी मान रहे हैं। एक स्वयं सेवक हैं, पिछले 40 सालों से वो यही हर की पौड़ी पर तैनात रहते हैं। उन्होंने तमाम कुंभ देखे हैं, कई कुंभों में यही रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा का काम किया है और तमाम व्यवस्थाएं उन्होंने देखी है। मतलब क्या नाम है आपका और कितने सालों से यहाँ बैठे हैं? मैं कई सालों से बैठा हूँ यहाँ, सन 74 से देखता आ रहा हूँ। कुंभ अर्ध कुंभ जो है, कई कुंभ अर्ध कुंभ देखे हैं मैंने। इस वक्त तो ऐसा है कि कोरोना काल का लोगों को अंदर डर घुसा हुआ है कि कुछ पब्लिक जो बाहर निकल चुकी है वो तो निकल गई है। पिछले जो कुंभ आपने देखे हैं उनमें उमूमन कितनी भीड़ होती थी कुंभ के दौरान और अभी उसमें कितना फर्क है? जी आधे से भी कम का फर्क है। आधे से भी इतनी भीड़ जो आ रही है ये तो वैसे ही रहती है, सामान्य भीड़ रहती है इतनी। तो जैसा माहौल नहीं लग रहा है? कुछ नहीं है, भीड़ कुछ भी नहीं है। ये तो वैसे ही रहती है, इतनी भीड़ तो वैसे ही। अभी पीछे कावड़ की मेला गया उसमें काफ़ी भीड़ थी जो है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कुंभ कभी नहीं हुआ जैसा इस बार हो रहा है। डर है ना लोगों के अंदर, कोरोना काल का डर जो है, भयभीत है लोग बाग जो है। इस कोरोना काल से भयभीत है, कोरोना के चक्कर में इस वजह से लोग बाग निकल नहीं रहे डर के मारे जो है। डर की वजह से लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि जो भीड़ यहाँ महाकुंभ के दौरान होनी चाहिए थी वो हर की पौड़ी पर नजर नहीं आ रही है। अब ये कहा जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में यदि सरकार और ज्यादा सख्ती करती है तो ये भीड़ और भी कम हो जाएगी। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने मुलाकात की। अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह और दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ के अधिकारियों को आशीर्वाद मिला है और उम्मीद है कि अब कुंभ का आयोजन सफल रहेगा।